नमस्कार, वीडियो की संग में देखते हैं भूगोल। और यह लेक्चर जो होगा वो पीटी स्पेशल है, यानी प्रारंभिक परीक्षा के लिए भूगोल। और यह लेक्चर देखें तो बेस्ड ऑन माइंड मैप जीएस वर्ड के एक महत्वपूर्ण नोट्स जो है माइंड मैप पर आधारित यह महत्वपूर्ण लेक्चर होगा। और यह लेक्चर जो है देखें तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी पुनर्परीक्षा 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। साथ ही देखें तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा ही आयोजित अपर पीटी एग्जाम 2025 के लिए भी अंक अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। साथ ही एसपीएससी राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत 71वें बीपीएससी पीटी एग्जाम, एमपीएससी, जेपीएससी, आरपीएससी, यूपीपीएससी, साथ ही संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए एसएससी परीक्षाओं के लिए यूपीपीएससी यानी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा आयोजित पेट 2025 के लिए भी यह लेक्चर महत्वपूर्ण हो सकता है। साथ ही शिक्षक भर्ती के अंतर्गत संबंधित विषय जो ज्योग्राफी है उसके लिए भी अंक अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। ज़्यादा भूमिका न बनाते हुए इस लेक्चर को देखें, इसके इंडेक्स का पूर्वावलोकन कर लें। तो इसमें इंडेक्स में ये देखें वर्ड ज्योग्राफी है। यह लेक्चर जो होगा वर्ड ज्योग्राफी पर ही आधारित होगा। तो इसके अंतर्गत इसका देखें तो विश्व भूगोल के अंतर्गत जो पहला टॉपिक इसमें दिया गया मूलभूत जानकारी, जो कि वर्तमान लेक्चर, इस पर 2 महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सारे लेक्चर को आप देख सकते हैं। कहने का आशय हुआ कि इस पर जो बेस्ड ऑन माइंड मैप पर आधारित जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री के तीनों पार्ट, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री पर जो महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। यानी भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो है वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं बल्कि भारतीय इतिहास के अंतर्गत भारत का जो है प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास जो बेस्ड ऑन माइंड मैप जीएस वर्ड के महत्वपूर्ण नोट्स पर आधारित था, उसको बना करके महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सारे लेक्चर को देख सकते हैं। तो यहाँ विश्व भूगोल पर जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक दिखाए गए हैं, हालांकि हम पहले टॉपिक को ही लेकर चल रहे हैं और जो शेष टॉपिक है इसको बनाकर इस चैनल पर अपलोड किया जाएगा। इसके बाद दूसरा पार्ट इसका जो है भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी, इसके अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक दिखाएंगे सारे टॉपिक महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर इस चैनल पर अपलोड किया जाएगा। तो इस लेक्चर को शुरू करते हैं। इसमें देखें विश्व भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसमें जो पूर्व के लेक्चर बनाए गए उसका पूर्वावलोकन कर लें। तो इसमें हमने देख लिया है कि भूगोल के विषय में मूलभूत जानकारी को हमने समझ लिया है। भूगोल विषय से संबंधित जो विद्वान है उसको हमने समझ लिया है। भूगोल के जो ब्रांच हैं या अध्ययन के स्रोत हैं, अध्ययन का जो तरीका है वो टाइपों के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, इसको मैंने समझ लिया है। इसके बाद अक्षांश रेखाएं, लैटिट्यूड को हमने विस्तार से कवरेज कर लिया है या समझ लिया है। इसके बाद देखें देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, उसको भी हमने विस्तार से समझ लिया है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, इंटरनेशनल टाइम जोन क्या है, भारत के टाइम जोन क्या है, ये सारी जानकारी विस्तार से हमने पूर्व के लेक्चर में समझ लिया है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होता है, इसके बारे में समझने का प्रयास किया। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से गुजरती है और 0 डिग्री की जो रेखा है वो किन देशों से होकर गुजरती है। और विश्व को 24 टाइम जोन विभाजित किया गया, इसमें आधा तो रूस में ही है, यानी 12 टाइम जोन रूस में है। और प्रत्येक टाइम जोन पर जो है 1-1 घंटे का अंतर होता है। तो 24 जो टाइम जोन है उसमें 24 घंटे का अंतर होगा, तब एक दिन में 24 घंटा जो होता है, पृथ्वी जो एक दिन में 24 घंटा होता है उस हिसाब से हर जोन में 1-1 घंटे का समय होता है। जिसमें देखें तो सर्वाधिक टाइम जोन तो रूस में ही, और भारत में जो सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी भाग है उसको देखें तो उसके समय में जो है वह देखा जा सकता है कि 2 घंटे का अंतर है, उसको हमने विस्तार समझ लिया है। एक आशय हुआ कि भारत का सबसे पूर्वी भाग देखें तो वो अरुणाचल प्रदेश में है और सबसे पश्चिमी भाग गुजरात में है। दोनों के जो समय में अंतर देखें तो लगभग 2 घंटे का समय का अंतराल होता है दोनों के समय अवधि में। तो इस पर हमने विस्तार चर्चा कर लिया। विषुवत रेखा को हमने समझ लिया, इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दिया है। विषुवत रेखा जो है इसको भूमध्य रेखा या 0 डिग्री की अक्षांश रेखा के नाम से भी जानते हैं। और जैसा कि हमने देखा जो कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या 0 डिग्री की रेखा है वह जो है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, जबकि ये जो आपका है देशांतर रेखाएं जो हैं, देशांतर रेखाएं प्रत्येक देशांतर रेखा जो है पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटती है। और हमने समझने का प्रयास किया कि जो है यानी सारी जानकारी दी जा चुकी है। देशांतर रेखाओं का मान 0 से लेकर 180 तक होता है, कुल मिलाकर 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। और हमने देखा था कि जो ये रेखाएं हैं यानी अक्षांश रेखाएं हैं और वह 90 + 90 और एक 0 डिग्री की जो अक्षांश रेखा कुल मिलाकर देखें तो 181 जो है आपकी अक्षांश रेखाएं हैं। और 90-90 यहाँ पर देखा जा सकता है कि 180 जो आपकी देशांतर रेखाएं 0 से लेकर हैं, तो कुल मिलाकर 360 जो है वह देशांतर रेखाएं होती हैं। आगे इसको देखते हैं। तो हमने इसमें कटिबंध को समझने का प्रयास किया था। कटिबंध देखें तो कुल मिलाकर 4 प्रकार के कटिबंध हैं। उष्ण कटिबंध है, उपोष्ण कटिबंध है, शीतोष्ण कटिबंध और ध्रुवीय कटिबंध है। तो उपोष्ण कटिबंध क्या है, यह जो है यानी पृथ्वी का यह 0 डिग्री की रेखा है। इससे जो नॉर्थ, ऊपर नॉर्थ है, हमने डायरेक्शन को समझने का प्रयास किया था। नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है। तो ऊपर की तरफ जो 30 डिग्री है, नीचे की तरफ 30 डिग्री है, यह जो है उष्ण कटिबंध कहलाएगा। इसी में देखें तो 23.5 डिग्री ऊपर जो कर्क रेखा और नीचे जो है मकर रेखा है, इसी में निहित है, उष्ण कटिबंध में ही निहित है। उपोष्ण रेखा देखें तो यह जो आपका 30 डिग्री है उससे ऊपर 45 तक यानी 15 डिग्री ऊपर और नीचे भी
15 डिग्री ऊपर 30 से यहाँ इसके बीच में जो है उपोष्ण कटिबंध है, और इससे ऊपर जो है यानी 45 से लेकर 66 तक जो है वो शीतोष्ण कटिबंध है, ऊपर नीचे दोनों, और 66 से लेकर 90 तक जो है वह ध्रुवीय कटिबंध, ऊपर नीचे दोनों। और जबकि मैं पूर्व में देख लिया था कि यह जो कटिबंध हैं यानी इनको किस प्रकार से हमने डिफाइन करने का प्रयास किया था, ऊपर इसमें दिया गया है कि यहाँ पर देख सकते हैं 66.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी कटिबंधों यानी 66.5 उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों की दूरी को 66.5 डिग्री उत्तरी जो अक्षांश होगा आर्कटिक वृत्त होगा, और 66.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश का वृत्त होगा अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जाना जाएगा। ये एग्जाम में कई बार पूछा है, यानी आर के फेवरेट क्वेश्चन में शामिल है, इसको इसलिए आप पुनः ध्यान दे सकते हैं। कटिबंध को देखने के बाद हम ब्रह्मांड यूनिवर्स को समझेंगे। साथ ही पूर्व के लेक्चर में हमने देखा था कि जो अक्षांश है, अक्षांश के लिए हमने समझने का प्रयास किया था, वो आप लेक्चर जाकर इस चैनल पर देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके। तो उसमें एक अंश बराबर जो होता है वह 60 मिनट का होता है, और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। ये हमने अक्षांश के रूप में समझने का प्रयास किया था। ये अंश का सिग्नल है, ये मिनट का, और डबल जो सेकंड का सिग्नल होता है। और दो अक्षांशों के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर है, और जबकि दो देशांतरों के मध्य की दूरी उससे कुछ ज़्यादा होती है, 0.32 किलोमीटर ज़्यादा होती है। इसके बाद हमने देखा था कि पृथ्वी जो है 24 घंटे में जो घूमती हैं पृथ्वी, तो वह 24 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है, यानी 360 डिग्री का कोण पृथ्वी 24 घंटे बनाती हैं। तो 1 डिग्री का कोण बनाने में लगेगा 24/360 घंटे का लगेगा, चूँकि 1 घंटा इसमें हम 60 का गुणा कर देंगे तो मिनट हो जाए, काट देंगे 6 6 चौका 24, यानी कहने का आशय हुआ कि 1 डिग्री पर 4 मिनट का कोण बनता है, यानी 1 डिग्री पर जो है 4 मिनट का कोण बनता है। ये मिनट है, दोनों तरफ 15 का यदि गुणा कर देते हैं तो यह आपका जो हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा, या 60 मिनट हो जाएगा। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। प्रत्येक 15 डिग्री पर जो है 1 घंटे का समांतराल पाया जाएगा। और ये हमने समझने का प्रयास किया था कि 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है वो लंदन से होकर गुजरती है, और कौन कौन से देश हैं उसको भी हमने समझ लिया था, यानी कौन कौन से देश से दे सकते हैं। इससे पूर्व की तरफ, इसके पूर्व तरफ जाने पर जो होगा वो 1 दिन जो होगा बढ़ा कर निकालते हैं, पश्चिम तरफ जाने पर 1 दिन घटा कर निकालते हैं। और जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होती है 180 डिग्री अक्षांश की जो रेखा है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होती है, और वो कहाँ से है और यह क्या है और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से गुजरती है, इस पर हमने विस्तार चर्चा कर लिया है पूर्व लेक्चर में। भारत के संदर्भ में भी हमने देखा था कि भारत की जो है वो भारत जो है देखें तो 82.5 डिग्री की जो देशांतर रेखा है, पूरी देशांतर रेखा, यह भारत के लिए मानक समय का कार्य करती है। और यह देखें तो जो है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, और उत्तर प्रदेश के नैनी के पास से गुजरती है। और यह जो है ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे है, भारत की जो है टाइम है 5.5 घंटा आगे है। हमने इसमें लगाने का प्रयास किया था, ये डिग्री आप चाहें तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई करके ये टाइम निकाल सकते हैं, तो जितना आएगा, चूँकि यह जो आएगा 4 मिनट है, मिनट को आप घंटा बनने के लिए 60 का भाग कर देंगे तो 5.5 घंटा जो आगे होगा ग्रीनविच से भारत का जो मानक समय है। इसमें विस्तार पूर्व की लेक्चर में चर्चा कर लिया है। आगे का लेक्चर जो कवर किया जाएगा उसमें इन्वर्स होगा। पहले हम इसमें देख लेते हैं क्या क्या इसमें हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देख लें ब्रह्मांड होगा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित बिग बैंग सिद्धांत को हम चर्चा करेंगे। दूसरा हब्बल का नियम का चर्चा करेंगे। इसके बाद हिग्स बोसॉन का नियम का चर्चा करेंगे। खगोलीय पिंड होगा, इसमें हिग्स बोसॉन के बारे में सत्येंद्रनाथ बोस जो भारतीय वैज्ञानिक हैं, ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स थे, और भारतीय वैज्ञानिक जो थे वो सत्येंद्रनाथ बोस की थ्योरी पर चर्चा हम करेंगे। इसके अलावा इसमें जो निहित होगा आकाश गंगाओं के बारे में देखेंगे, ये आकाश गंगा है। इसके बाद जो है तारामंडल को हम देखेंगे, क्षुद्र ग्रहों को देखेंगे, तारों को देखेंगे, और जो है आगे धूमकेतु होगा, उल्का पिंड होंगे, कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल होगा। इसके बाद सौरमंडल सोलर सिस्टम को भी समझने का प्रयास करेंगे, और सोलर सिस्टम में जो 8 महत्वपूर्ण ग्रह हैं उन सबों को भी हम बारी बारी से इस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम इसमें सूर्य यानी ग्रहों को केंद्र जो सूर्य के बारे में जानकारी इसमें दी गई, इस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद उपसौर और अपसौर घटनाएं जो होती हैं पृथ्वी सूर्य के बीच, उसमें चर्चा करेंगे। इसके बाद जो 8 ग्रह हैं उसमें सबसे छोटा जो है बुध है, इस पर चर्चा करेंगे। फिर शुक्र पर चर्चा करेंगे, फिर पृथ्वी है। इसके बाद जो आपके सारे ग्रह हैं, मंगल हैं, बृहस्पति है, अरुण है, और शनि है, वरुण है, और चंद्रमा जो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, इस पर हम विस्तार चर्चा करेंगे। और जो क्षुद्र ग्रह प्लूटो अब बन चुका है इस पर हम देखेंगे, और चंद्रमा के बारे में लूनर एक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण कब होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है, सारी जानकारी इसमें इस लेक्चर में नहीं थे। और 3 तरह के होते हैं चंद्र ग्रहण, ये सारी जानकारी इसमें, सूर्य ग्रहण जो है चर्चा इसमें किया गया है। तो ये सारी जानकारी जो होगी इस लेक्चर में कवर करने का प्रयास किया जाएगा। इसके बाद का जो लेक्चर होगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना वो चट्टानों पर होगा, यानी अपना जो एकमात्र जीवन जो पृथ्वी ग्रह पर है, जिसको नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि यहाँ पर पानी की उपस्थिति है, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी पृथ्वी के बारे में हम विस्तार समझने का प्रयास करेंगे। वह जो नोट्स है पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर आधारित होगा, तो ये सब जानकारी भी होगी। तो चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। इसमें प्रयास करेंगे कि एक्स्ट्रा जानकारी न जोड़ने का प्रयास करें, जो इस नोट्स में दिया गया है वहीं हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो इसमें ब्रह्मांड यूनिवर्स के बारे में देखते हैं, और जल्दी से लेक्चर कवर होगा यानी समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो ब्रह्मांड को समझने का प्रयास करते हैं। इसमें जो नोट्स में दिया है उसके बाद आप देखें तो समान रूप से पृथ्वी, ग्रहों, उपग्रहों, सौरमंडल एवं
सौरमंडल तारों एवं आकाशगंगाओं के सम्मिलित पुंज को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड के ये सारे पार्ट हैं जिसमें अपनी पृथ्वी हैं, ग्रह सारे हैं, उपग्रह सारे हैं, सौरमंडल है, तारे हैं और आकाशगंगाओं के सम्मिलित पुंज जो है उसको ब्रह्मांड कहा जाएगा, यूनिवर्स कहते हैं। ब्रह्मांड के संबंध में क्लॉडियस टॉलमी ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में और सूर्य तथा अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं, जो कि आज ये उल्टा हो चुका है। तो ये टॉलमी ने सर्वप्रथम बताया था, यह उनकी है, टॉलमी ने सर्वप्रथम बताया था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, जबकि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं है। ब्रह्मांड के केंद्र में देखें यहाँ पर सौर मंडल, सूर्य का जो मंडल उसके केंद्र में सूर्य है। तो ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी को इन्होंने बताया था क्लॉडियस टॉलमी, जो कि आज की धारणा यानी अत्याधुनिक धारणा से एक गलत है। ब्रह्मांड में लगभग 100 खरब आकाशगंगाएं हैं, यानी देखें एक दो नहीं बल्कि 100 खरब आकाशगंगाएं इस ब्रह्मांड में हैं। अब आगे देखते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत, यानी जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति या ब्रह्मांड का ओरिजिन कैसे हुआ है, एक इनके सिद्धांतों पर। इसमें सबसे पहला बिग बैंग सिद्धांत आता है। इसके आधार देखें, इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक बड़े विस्फोट से हुई है, यानी कि यहाँ पूछा जा सकता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक बड़े विस्फोट से हुई है, किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये बिग बैंग के सिद्धांत पर आधारित है। यह समय लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व का है। इसका आयतन अति निम्न, ध्यान देना, इसका आयतन अति निम्न था, तापमान उच्च था। आयतन अति निम्न होने का मतलब घनत्व बहुत ज्यादा, क्योंकि हम जानते हैं कि घनत्व बराबर जो होता है द्रव्यमान बटे आयतन होता है, D = m/v होता है, या v = कहें तो m/d होता है। मास तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन यदि हम v जो है आयतन को अति निम्न कर दें, इसका मतलब d जो होगा यानी हर को काफी बड़ा करना होगा, यानी घनत्व बहुत ज्यादा होगा और तापमान उच्च हुआ, इसी कारण विस्फोट का कारण बनता है। इसका प्रमाण आकाशगंगा के बीच बढ़ती दूरियों से देखा जा सकता है, यानी वर्तमान में भी देखें तो आकाशगंगाओं के बीच जो दूरियां बढ़ रही हैं वह भी बिग बैंग के सिद्धांत की पुष्टि करता है। दूसरा देखें तो हब्बल का नियम है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी दूसरा नियम जो हब्बल का नियम है। वर्ष 1929 में एडविन हब्बल ने डॉपलर सिद्धांत के आधार पर प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। हब्बल महोदय ने इसके लिए रेड शिफ्ट परिघटना को प्रतिपादित किया था। अंतरिक्ष में रेड शिफ्ट परिघटना ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार के साक्ष्य हैं। इसमें थोड़ी सी जानकारी डॉपलर विस्थापन या डॉपलर शिफ्ट को समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है डॉपलर जो सिद्धांत दिया गया, यह सिद्धांत है क्या, यहाँ चर्चा थोड़ी सी जानकारी के रूप में ऐड कर लेते हैं। देखें, आकाशगंगाएं दूर भाग रही हैं और विश्व का लगातार विस्तार हो रहा है, यह डॉपलर प्रभाव द्वारा ज्ञात किया गया था। आकाशगंगाओं से आने वाले प्रकाश के स्पेक्ट्रम में रक्त विस्थापन रेड शिफ्ट की घटना, अर्थात प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लाल रंग के प्रकाश की ओर विस्थापित हो जाती है, प्रत्यक्ष देखी गई है। स्पेक्ट्रम में रक्त विस्थापन बतलाता है कि प्रक्षेपित आकाशगंगाएं ऑब्जर्व्ड गैलेक्सी पृथ्वी से दूर भाग रही है या नजदीक। यदि स्पेक्ट्रम में बैगनी विस्थापन, यही नोटेड पॉइंट है कि यदि स्पेक्ट्रम में जो है बैगनी विस्थापन हो तो प्रक्षेपित आकाशगंगा पृथ्वी के पास आ रही है। यानी जो स्पेक्ट्रम होगा तो बैगनी विस्थापन दिखाएगा तो आकाशगंगा पास आ रही है, और विस्थापन, यही विस्थापन जो डॉपलर विस्थापन कहलाता है। जबकि यदि रेड विस्थापन दिखाएगा आकाशगंगा तो ये है कि आकाशगंगा जो है पृथ्वी से दूर जा रही है। ये हब्बल महोदय ने इसके लिए रेड शिफ्ट परिघटना को प्रतिपादित रेड शिफ्ट को हमने देख लिया कि रेड शिफ्ट के अंतर्गत यही है कि रक्त विस्थापन या लाल का विस्थापन यदि दूर होगा, यानी तरंगदैर्घ्य दूर जाएगी, तो यह है कि जो ब्रह्मांड है वह पृथ्वी से दूर जा रहा है। और जबकि नीले का विस्थापन होगा, नीला पृथ्वी के पास आ रहा होगा, तो यह जो होगा पृथ्वी के पास आ रहा होगा आकाशगंगा, ऐसे रेड शिफ्ट की घटना से। तो अंतरिक्ष में रेड शिफ्ट परिघटनाएं ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार के साक्ष्य हैं, क्योंकि रेड शिफ्ट को उन्होंने प्रतिपादित किया था हब्बल के नियम के अंतर्गत। अगली घटना तीसरा देखते हैं ब्रह्मांड के उत्पत्ति संबंधित या ओरिजिन संबंधित। तो इसमें देखें तो ये आपका जो है यानी ओरिजिन ऑफ गैलेक्सी का थर्ड जो इसमें सिद्धांत वो हिग्स बोसान का है। सन 1960 में वैज्ञानिक पीटर हिग्स ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, जिसके अनुसार इस ब्रह्मांड में हर खाली जगह में एक फील्ड बना हुआ है जिसे हिग्स फील्ड कहा जाता है। इस फील्ड में छोटे छोटे कण मौजूद होते हैं जिन्हें हिग्स बोसान या गार्ड पार्टिकल कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम पूछता है कि हिग्स बोसान या गार्ड पार्टिकल क्या है, तो यही है। ब्रिटिश वैज्ञानिक यानी हिग्स कौन थे, ये ब्रिटिश वैज्ञानिक हैं। ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने 1964 में गार्ड पार्टिकल अवधारणा को पेश किया था, जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोसान थ्योरी पर आधारित थे। यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो सत्येंद्रनाथ बोस जी भारतीय वैज्ञानिक हैं और ये बोसान थ्योरी पर आधारित किया था, एक गार्ड पार्टिकल की अवधारणा जो हिग्स बोसान ने दिया था, ब्रिटिश वैज्ञानिक। ब्रह्मांड के इस रहस्य को जानने के लिए सर्न ने, यानी स्विट्जरलैंड में एक सर्न प्रयोगशाला थी, तो सर्न ने जुलाई 2012 में हिग्स बोसान से मिलता जुलता सब एटॉमिक पार्टिकल खोज करने में सफलता प्राप्त की थी। अब इसमें देख लेते हैं आकाशगंगा या गैलेक्सी को देखते हैं।
तो आकाशगंगा तारों का एक विशाल पुंज है, यानी तारों के एक विशाल पुंज को क्या कहा जाएगा? आकाशगंगा या गैलेक्सी कहेंगे। प्रत्येक आकाशगंगा में अरबों तारे हैं। चूंकि यह तारों का पुंज है इसलिए आकाशगंगा या गैलेक्सी है, और प्रत्येक आकाशगंगा में अरबों तारे हैं। आकाशगंगा को प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड भी कहा जाता है, यानी आकाशगंगा को क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड भी कहते हैं। मिल्की वे यानी मिल्की वे आकाशगंगा देखें तो यह हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है, जिसे सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। यानी मिल्की वे क्या है? ये हमारी पृथ्वी की अपनी मंदाकिनी है, जिसे सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। और ध्यान दें तो आकाशगंगा के सबसे नजदीक मंदाकिनी, आकाशगंगा के सबसे नजदीक की मंदाकिनी देवयानी नाम दिया गया है। यानी आकाशगंगा के सबसे नजदीक की जो मंदाकिनी उसका नाम क्या दिया गया? देवयानी नाम दिया गया है। आकृति के आधार पर 3 प्रकार की आकाशगंगाएं होती हैं। चलिए थोड़ी जानकारी इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा विस्तार करने के लिए, समझने के लिए। तो इसमें ध्यान दें कि एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा के सबसे निकट की आकाशगंगा है। यानी याद रखना कि एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा के सबसे निकट की आकाशगंगा है, जो हमारी आकाशगंगा से यानी हमारी आकाशगंगा से 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। हमारी आकाशगंगा को मंदाकिनी कहते हैं। हम जो जिस आकाशगंगा में रहते हैं उस आकाशगंगा को मंदाकिनी कहते हैं। और हमारी आकाशगंगा से दूसरी आकाशगंगा की जो दूरी है 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष है, और उस आकाशगंगा का नाम जो है एंड्रोमेडा है। इसकी आकृति सर्पिल है, यानी हमारी आकाशगंगा जो मंदाकिनी, इसकी आकृति क्या है? सर्पिल है। इस प्रकार की आकाशगंगा में नए और पुराने तारे सम्मिलित रूप से होते हैं। मिल्की वे रात के समय दिखाई पड़ने वाला तारों का समूह है, जो हमारी आकाशगंगा का भाग है। तो हमने मिल्की वे देख लिया कि हमारे आकाशगंगा का भाग है, यह रात के समय दिखाई देता है। हमारी आकाशगंगा का व्यास 1 लाख प्रकाश वर्ष है। सूर्य हमारी आकाशगंगा का एक तारा है, यानी सूर्य जो है हमारी आकाशगंगा का एक तारा है। यह आकाशगंगा की परिक्रमा 200 मिलियन यानी 20 करोड़ वर्षों से भी अधिक समय में करता है, यानी सूर्य करते हैं। प्लेनेमस सौर मंडल से बाहर बिल्कुल एक ऐसे दिखने वाले जुड़वा पिंडों का समूह है। साइरस या डार्क स्टार पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है एवं सूर्य के दुगने द्रव्यमान वाला तारा है। यानी साइरस क्या है? साइरस या को डार्क स्टार भी कहते हैं। पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर स्थित एवं सूर्य से दुगने द्रव्यमान वाला तारा है। यह सूर्य से 20 गुना अधिक चमकीला है एवं रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा भी है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य का निकटतम तारा है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य से निकटतम का तारा है। यह सूर्य से 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। गैलीलियो ने साल 1609 ईस्वी में पहली बार दूरबीन का इस्तेमाल करते हुए रात में आसमान की स्टडी की थी। उन्होंने ऐसे तारों की पहचान की जिन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। गैलीलियो की खोजों के 400 साल पूरे होने के अवसर पर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU द्वारा 2009 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल वर्ष के रूप में मनाया गया था। यहाँ पर कई बार चर्चा प्रकाश वर्ष देखें तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, यानी एक लाइट ईयर, एक LY यानी लाइट ईयर जो होता है, यानी एक प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर का मतलब प्रकाश वर्ष बराबर देखें तो 9.46 इंटू 10 पावर जो होता है इंटू 10 पावर 15 मीटर होता है। 9.46 इंटू 10 पावर 15 यानी 15 मीटर जो होता है एक प्रकाश वर्ष में होता है। जबकि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक देखें अभी तक जो ज्ञात है वह पारसेक होता है। और एक पारसेक देखें, एक पारसेक जो होता है वह 3.26 लाइट ईयर यानी LY होता है। यानी लाइट ईयर का भी देखें तो लगभग 3.25 गुना जो होता है वो पारसेक होता है। या इसको मीटर में चेंज करें तो यह 3.08 गुणे 10⁻16 होता है, यानी वो 15 था, ये 16 है। कि प्रकाश की चाल हम जानते हैं कि प्रकाश की चाल जो होती है वह 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है, यानी 3 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड जो होती है वो प्रकाश किलोमीटर पर सेकेंड यानी एक सेकेंड में प्रकाश जो 3 लाख किलोमीटर की डिस्टेंस तय करता है। या इसको दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि ये 1,86,000 मील प्रति सेकेंड में भी प्रकाश को हम नाप सकते हैं। प्रकाश का यह जो होता है चाल होती है निर्वात में। प्रकाश की सर्वाधिक चाल निर्वात में ही होती है। और यहाँ पर थोड़ी जानकारी ऐड कर लेते हैं तो यह ध्यान दें, हमने देखा कि जो एक लाइट ईयर LY था वह 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर था। इसको हम किलोमीटर में कर सकते हैं 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर भी कर सकते हैं। और ध्यान दें कि चंद्रमा से पृथ्वी पर प्रकाश, यानी चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश तो नहीं होता है, सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होती है चंद्रमा, जो कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। हालांकि अन्य ग्रहों को जैसे देखें तो बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है, लेकिन अन्य ग्रहों के उपग्रह होते हैं जिसमें पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। तो चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर जो आता है 1.3 सेकेंड में पहुँचता है, जबकि सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश जो है 8 मिनट में पहुंचता है। सूर्य से पृथ्वी का प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट लगता है, जबकि प्रकाश चाल में देखा था कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। और जो देखें सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो है वह
दूरी लगभग देखें तो 150 मिलियन किलोमीटर दूर है या 93 करोड़ मील दूर है। जबकि चंद्रमा जो है यानी पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी देखें तो वह 3,84,400 किलोमीटर डिस्टेंस है चंद्रमा का पृथ्वी से। चलिए हमने कुछ इसमें एक्स्ट्रा जानकारी को थोड़ा सा रोचक बनाने के लिए ऐड कर दिया। अब इसमें ज़्यादा जानकारी को ऐड नहीं करते हैं। तो हमने देखें आकृति के आकार पर आकृति के आधार 3 प्रकार की आकाशगंगाएं होती हैं। एक जानकारी और भी थी, इसको अपडेट कर लेते हैं, हालांकि ये बताना नहीं चाहते थे लेकिन देख लेते हैं CERN के बारे में। CERN का मतलब ये होता है यानी यह होता है यूरोपीय सेंटर फॉर यूनियन रिसर्च, यानी CERN जो है इसका फुल फॉर्म देखें तो यूरोपीय सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च इसका नाम है। यह स्विट्जरलैंड के जिनेवा में पृथ्वी की सतह से 100 फीट नीचे एवं 27 किलोमीटर लंबे सुरंग था जिसमें LHC नाम दिया गया था। अक्सर में यह उस दौरान के लिए करंट महत्वपूर्ण था। लार्ज हाइड्रन कॉरिडोर था नामक ऐतिहासिक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया, जिसमें 1000 से अधिक वैज्ञानिक शामिल थे। इसमें प्रोटॉन बमों को लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया था। हिग्स बोसान के निर्माण का प्रयास किया गया था। और ये हमने देखा था कि यह जो है ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए 30 मार्च 2010 को यह प्रयोग किया गया था जिनेवा में, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। अब इसमें देखते हैं आकृति के आधार 3 प्रकार की आकाशगंगाएं गैलेक्सी होती हैं। हमारी जो गैलेक्सी उसको मंदाकिनी हमने समझ लिया था, और दूसरी जो आकाशगंगा को हमने समझा से हमारे आकाशगंगा से दूसरी आकाशगंगा के जो डिस्टेंस 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष पर, उस आकाशगंगा का नाम एंड्रोमेडा था। तो आकृति के आधार 3 प्रकार से आकाशगंगाएं पहले देखें तो सर्पिल होती है। सर्पिल आकाशगंगाओं के केंद्र में तारों का अधिक जमाव पाया जाता है, यानी घनत्व ज़्यादा होता है। ये तस्तरी के आकार की आकाशगंगाएं होती हैं, जैसे एंड्रोमेडा को हमने समझ लिया कि एंड्रोमेडा जो सर्पिल आकार की होती है और हमारी आकाशगंगा से 2.2 प्रकाश वर्ष दूर है, 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। दूसरा प्रकार दीर्घवृत्तीय आकाशगंगा होती है, एलिप्टिकल होती है। ब्रह्मांड की लगभग 2/3 आकाशगंगाएं दीर्घवृत्तीय हैं। 2/3 का मतलब बहुत बड़ा हिस्सा, 1/3 भाग में, और ये 2 हिस्से हैं। और लगभग देखें तो 75% भाग जो है दीर्घवृत्तीय आकाशगंगाओं का ही, एलिप्टिकल जो है। इस सर्पिल आकाशगंगा से आकार में छोटी होती है, यानी सर्पिल से क्या होती है, आकार में छोटी होती है। इनका आकार अंडाकार होता है। और इस प्रकार आकाशगंगा में नवीन तारों का निर्माण नहीं होता है, यानी दीर्घवृत्तीय जो आकाशगंगा है इस प्रकार के आकाश में नवीन तारों का निर्माण नहीं होता है। इसके बाद तीसरा जो होता है अनियमित यानी इरेगुलर होती है। ये आकाशगंगाएं मुख्यतः नवीन तारों द्वारा निर्मित होती हैं, यानी इसमें नवीन तारों द्वारा जो निर्मित होती है वो अनियमित आकार की पाई जाती हैं। चलिए आगे आप देखते हैं इसको, इसी के नोट्स के आधार पर इसमें विस्तार करने का प्रयास नहीं करेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं तारामंडल को। तारामंडल देखें तो आकाशगंगा में कुछ सुंदर एवं व्यवस्थित आकृतियों के रूप में पाए जाने वाले तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। जैसे मंदाकिनी आकाशगंगा, मंदाकिनी हमारी जो आकाशगंगा उसका नाम मंदाकिनी है। तो मंदाकिनी आकाशगंगा में पाया जाने वाला सप्तऋषि मंडल, ओरियन, हाइड्रा, ध्रुव तारा यानी पोल स्टार, हरकुलिस इत्यादि तारामंडल हैं। यानी ध्रुव तारा तो है, यानी पोल स्टार से अक्सर एग्जाम पूछता है कि पोल स्टार ध्रुव तारा से आप दिशा का अनुमान कैसे लगाएंगे। तो ध्रुव तारा हमेशा जो होता है नॉर्थ दिशा का ही प्रतीक बताता है, यानी हमेशा उत्तर दिशा में होता है। इससे आप ध्रुव तारा को पहचान करके दिशा का अनुमान लगा सकते हैं। तो यहाँ मंदाकिनी आकाशगंगा पाए जाने वाले सप्तऋषि जो आकाश में 7 तारों का समूह आप देख सकते हैं। इसके बाद ओरियन भी, हाइड्रा भी है, हरकुलिस भी है। ये तारामंडल वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं तो तारे, स्टार्स को समझ लेते हैं। आकाशगंगा में गैस एवं धूल के बादल होते हैं। संभवतः धूल कण एवं गैसों से तारों का निर्माण होता है। तारों का निर्माण किससे होता है? यह धूल कण एवं गैसों से होता है, ऐसी संभावना है। ये तारे निरंतर ऊर्जा मुक्त करते रहते हैं। सूर्य भी एक तारा है, यानी हमारा जो सूर्य है यानी सन है वो एक तारा है, यानी स्टार्स है। आगे क्षुद्र ग्रहों को देख लेते हैं। एस्टेरॉयड को देखें तो मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के मध्य पाए जाने वाले छोटे आकाशीय पिंड है। आगे हम जो 8 महत्वपूर्ण ग्रहों पर चर्चा करेंगे तो वहां पर मंगल और बृहस्पति ग्रह के बारे में जब चर्चा किया जाएगा विस्तार से, तो हम देखेंगे मंगल और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह जो है यह बृहस्पति है। और मंगल जो है इन दोनों के बीच में देखें पृथ्वी के बाद, यानी दूरी के हिसाब से देखें तो पृथ्वी के बाद जो होता है वो मंगल होता है। और एक क्षुद्र ग्रह देखें जो आपका मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है, उस क्षुद्र ग्रह का नाम सीरिस है। आगे हम उसमें देखेंगे। इसका निर्माण भारी धातुओं से होता है। क्षुद्र ग्रहों का निर्माण क्या होता है? भारी धातुओं से, यानी जो हैवी मेटल है उससे होता है, उससे हुआ है। ये क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराते हैं तो पृथ्वी की सतह पर विशाल गर्त बन जाता है। यानी कभी कभार ये जो है क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकरा जाते हैं तो पृथ्वी पर जो है विशाल गर्त बन जाता है। जैसे पूर्व के कालों में देखें तो महाराष्ट्र की लोनार झील जो है, लोनार लेक इसका उदाहरण है। यानी जो महाराष्ट्र में लोनार झील है वह क्षुद्र ग्रहों के पृथ्वी पर टकराने से बनी है। इसके एग्जाम्पल के रूप में लोनार झील है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा, यानी नासा जो है वो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। नासा ने डार्ट मीन्स डार्ट या संक्षिप्त रूप है, इसमें इसका पूर्ण रूप देखें तो डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट किया था।
मिशन 24 नवंबर 2021 को लॉन्च किया गया था। इस मिशन का नाम डार्ट था, ये याद रखना है, और इसका पूर्ण रूप यहाँ पर है। इसका उद्देश्य क्षुद्रग्रह विक्षेपण तकनीकी का परीक्षण करना था ताकि भविष्य में इसको पृथ्वी से टकराने से रोका जा सके। यानी एक क्षुद्रग्रह था जिसका नासा ने परीक्षण किया था 24 नवंबर 2021 को लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य क्षुद्रग्रह विक्षेपण तकनीक का परीक्षण करना था ताकि भविष्य में इसको पृथ्वी से टकराने जितने क्षुद्रग्रह पृथ्वी से न टकरा सकें। और इस मिशन का नाम क्या था? डार्ट था, डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट था, यानी उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देना था। नासा का ओसिरिक्स रेक्स यानी यह है ओसिरिक्स रेक्स 2016 में बिन्नु क्षुद्रग्रह के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भेजा गया था। यानी बिन्नु क्षुद्रग्रह हमने देखा कि मंगल और बृहस्पति जो ग्रहों के बीच में जो पाए जाते हैं, ये हैवी मेटल का जो निर्माण इन छोटे आकाशीय पिंड हैं, इसमें एक देखें बिन्नु क्षुद्रग्रह है। बिन्नु क्षुद्रग्रह के अध्ययन के लिए नासा ने ओसिरिक्स रेक्स नामक जो है वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भेजा था 2016 में। चलिए अब इसके बाद धूमकेतु कॉमेट्स के बारे में देख लेते हैं। कॉमेट्स धूमकेतु क्या है? यह हिमशीतित गैसों से निर्मित ऐसे चट्टानी एवं धातु पदार्थ हैं जो सूर्य से मिलने वाली उष्मा के कारण पिघलकर पूंछ बनाते हुए सूर्य के चारों ओर चलते हैं। ये प्रत्येक 76 वर्ष बाद दिखाई देते हैं। अक्सर एग्जाम पूछा जाता है कि जो धूमकेतु हैं कितने वर्ष में दिखाई पड़ते हैं, तो 76 वर्ष बाद दिखाई देते हैं। ये भी दूसरा जो पॉइंट है, अक्सर एग्जाम पूछा, इसका पूछ सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में होता है। यानी सूर्य जिधर होंगे, यदि सूर्य पूर्व में है तो इसका पूंछ जो होगा पश्चिम की तरफ होगा, और सूर्य यदि पश्चिम में आ गए हैं तो इसका पूंछ जो होगा पूर्व में होगा। कहने का सही हुआ कि इसका पूंछ सदैव सूर्य की विपरीत दिशा में होता है। और इनको यदि देखना है तो 76 वर्ष बाद जब ये दिखाई देंगे, आज मान लीजिए दिखाई दे दिए, इसके 76 वर्ष बाद ही ये दोबारा दिखाई देंगे। इसमें अन्य सोर्स का थोड़ा सा उपयोग कर लेते हैं। तो इसमें देखें कि सामान्य अवस्था में पुच्छल तारा या कामेट जो होता है बिना पूंछ का होता है, यानी इसमें पूछे सामान्य अवस्था में नहीं होता। पुच्छल तारा के शीर्ष को, यानी पुच्छल तारा का शीर्ष होगा यानी हेड होगा, और टेल होगा। तो टेल तो सूर्य से दूर होगा, हेड इसका मतलब सूर्य की तरफ होगा। तो पुच्छल तारा के शीर्ष को कोमा कहते हैं, यानी जो इसका हेड होगा उसको कोमा कहते हैं। लॉन्ग पीरियड कामेट 70 से 90 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देते हैं, औसत 76 वर्ष है। हेली पुच्छल तारा भी इन्हीं में से एक है, यानी हेली क्या है? एक पुच्छल तारा है। यह 76 वर्षों के अंतराल बाद दिखाई पड़ता है, यानी हेली जो पुच्छल तारा है यह 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। अंतिम बार 1986 में देखा गया था। 1986 में देखा गया था। 76 दिन हम जोड़ दें तो अगला पुच्छल तारा जो हेली होगा कब दिखाई देगा? तो 6 6 12 8 7 15 1 16, यानी 2062 में जो होगा फिर यह हेली पुच्छल तारा दिखाई देगा। खगोल शास्त्रियों के अनुसार सौरमंडल में लगभग 1 लाख धूमकेतु विचरण कर रहे हैं। अब आगे देख लेते हैं उल्का या मेटर्स के बारे में देख लेते हैं। तो इन उल्का क्षुद्रग्रह या अन्य आकाशीय पिंडों के टुकड़े होते हैं। उल्काएं क्या होती हैं? ये क्षुद्रग्रह होते हैं या एस्ट्रॉयड या आकाशीय पिंडों के टुकड़े होते हैं जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो वायुमंडल के घर्षण के कारण जलकर नष्ट हो जाते हैं तथा टूटते हुए तारे जैसे लगते हैं। यानी कहने का सही हुआ कि जो उल्का पिंड होते हैं इन्हें टूटता हुआ तारा यानी शूटिंग स्टार कहा जाता है। प्राय पृथ्वी पहुंचने से पूरे जलकर राख हो जाते हैं। इन्हें उल्कास्म कहते हैं, परंतु कुछ पिंड वायुमंडल के घर्षण से पूर्णतः जल नहीं पाते और चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर आ गिरते हैं, उन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। आगे इसमें कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल के बारे में देख लेते हैं। ब्लैक होल क्या होता है? किसी अघूर्णनशील श्वेत वामन तारे का, यानी किसी अघूर्णनशील यानी जो घूर्णन न कर रहा हो, रोटेशन न कर रहा हो, श्वेत वामन तारे यानी सफ़ेद छोटा तारा, सीमाकारी द्रव्यमान उसका जो रेंज है 1.44 ही चंद्रशेखर सीमा कहलाता है। यानी चंद्रशेखर सीमा की यह डिफिनेशन दी गई है। जब इसका द्रव्यमान सूर्य से बहुत अधिक हो जाता है तो इसमें विस्फोट हो जाता है। द्रव्यमान बहुत अधिक होने का कारण क्या बन सकता है कि वो बहुत घना हो जाए और आयतन बहुत कम हो जाए अर्थात सिकुड़ जाए वो, इसमें विस्फोट हो जाता है था। ये न्यूट्रॉन तारा बन जाता है। न्यूट्रॉन तारा किसे कहते हैं? यही है कि सूर्य का द्रव्यमान बहुत अधिक हो जाए, उसमें विस्फोट हो जाए, यानी वह बहुत ज़्यादा घना हो जाए। इसका निर्माण न्यूट्रॉनों से होता है। न्यूट्रॉन तारा जो होता है इनका निर्माण न्यूट्रॉनों से होता है, इसलिए इसका पदार्थ अत्यधिक संघनित होता है। ऐसे अत्यधिक घनत्व वाले पदार्थ से युक्त पिंडों को कृष्ण छिद्र कहते हैं। कृष्ण छिद्र यानी कृष्ण छिद्र की डिफिनेशन क्या है कि अत्यधिक घनत्व वाले पदार्थ से युक्त पिंड जो होंगे वो कृष्ण छिद्र कहलाएंगे। यानी इसका द्रव्यमान बहुत अधिक हो जाएगा, सूर्य से भी अधिक हो जाएगा और वो न्यूट्रॉन तारे बन जाते हैं और इनका निर्माण न्यूट्रॉन तारों से होता है। अत्यधिक संघनित होने का मतलब इनका घनत्व बढ़ जाता है। तो कृष्ण छिद्र की सारी डिफिनेशन, इसमें कई जानकारी। चंद्रशेखर सीमा की रेंज ये है 1.44 और इसमें न्यूट्रॉन तारे का भी अक्सर एग्जाम पूछ देता है, चंद्रशेखर सीमा ही पूछता है और ये अत्यधिक संघनित होने के कारण कृष्ण छिद्र किसे कहते हैं। तो 3 जानकारी इसमें कृष्ण छिद्र के अंतर्गत दी गई है। अब चलते हैं सोलर सिस्टम।
यानी सौरमंडल को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि ये जो है यह सूर्य है, यानी जो सौरमंडल का जो मुख्य सोर्स है वो सूर्य है, यानी इतना बड़ा जो है टोटल ये सूर्य है। और इसके सबसे नज़दीक जो ये मरकरी दूसरे स्थान पर, सूर्य से नज़दीक के क्रम को देखें, सारे क्रम में दिखाए गए हैं। तो सबसे नज़दीक जो सूर्य के नज़दीक वह आपका बुध है यानी मरकरी, फिर इसके बाद वेनस, फिर अपनी पृथ्वी है, नीला ग्रह है, इसके बाद मार्स है, इसके बाद जुपिटर है। तो मार्स और जुपिटर के बीच में ही यहाँ पर जो दिखाए गए थे ये आपके क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड पाए जाते हैं। इसके बाद देखें यानी जो जुपिटर है, यानी जो ये बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, इसके बाद सैटर्न शनि है, यूरेनस और नेपच्यून है। बड़े ग्रहों के क्रम में देखें तो यहाँ से आपका घटने लगता है। सबसे बड़ा ये आपका जो है शनि है, फिर इसके बाद सबसे बड़ा ये बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, इसके बाद पृथ्वी आती है। ये सारी जानकारी आगे हम देखेंगे। प्रथम चार जो है, प्रथम चार का घनत्व सर्वाधिक होता है, यानी ये पृथ्वी की जैसे आंतरिक ग्रह होते हैं। और आगे हम और ये बाह्य ग्रह 4 हैं, 4 4 8 हैं। तो इसमें सौरमंडल के देखते हैं, इसके बाद इस पर हम चर्चा करते हैं। तो सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न ग्रह, सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्काएं, सभी का डेफिनेशन हमने देख लिया है कि ग्रह किसे कहते हैं, क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं, धूमकेतु किसे, उल्काएं कहता, उपग्रह। तो आकाशीय पिंडों के परिवार को सौरमंडल कहते हैं। सौर परिवार में इशारे शामिल हैं, ग्रह भी है, उपग्रह भी है, यानी ग्रह है, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्काएं हैं, उपग्रह, आकाशीय पिंडों के परिवार जो होगा, इन फैमिली होगा, उसको सौरमंडल, सोलर सिस्टम कहेंगे। सौरमंडल में सूर्य के अतिरिक्त उसके 8 ग्रह हैं, था इसका आकार तस्तरी नुमा, इसके मध्य में सूर्य स्थित है। संपूर्ण सौरमंडल का व्यास लगभग 733 करोड़ मील है। पृथ्वी सूर्य से लगभग, पृथ्वी जो है सूर्य से लगभग 2.496 इंटू 108 किलोमीटर की दूरी पर है। यह हमने इसको पूरे में देखने का प्रयास किया था कि यह डिस्टेंस 93 करोड़ मील है, या 150 मिलियन किलोमीटर दूर है पृथ्वी जो है सूर्य से। या इसको कह सकते हैं कि जो 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूरी पर हैं, या फिर इसको कह सकते हैं 9 करोड़ 29 लाख मील के डिस्टेंस पर जो है सूर्य पृथ्वी से दूरी है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो इसमें देखें, आकार एवं संरचना की दृष्टि से सौरमंडल के ग्रहों को 2 भागों में विभक्त किया गया है। आकार और संरचना की दृष्टि से सौरमंडल के ग्रहों को 2 भागों में विभक्त किया गया है। एक को आंतरिक ग्रह कहते हैं, दूसरा बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह में यही 4 प्रथम वाले हैं, बाह्य ग्रह में ये जो दूर वाले 4 हैं इनको बाह्य ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रह के अंतर्गत, आंतरिक जो ग्रह इसके अंतर्गत बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आते हैं, जबकि बाह्य ग्रह के अंतर्गत बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण आते हैं। आंतरिक ग्रहों का घनत्व अधिक होता है, यानी आंतरिक ग्रहों का देखें तो घनत्व सर्वाधिक यानी अधिक होता है, तब बाह्य ग्रहों का घनत्व कम होता है। इन सभी 8 ग्रहों में देखें तो जो शनि है यानी सैटर्न यह है, तो इसका घनत्व सभी ग्रहों से कम होता है। सैटर्न का जल से भी घनत्व सैटर्न का कम होता है, अर्थात इसको जल पर शनि ग्रह को डाल दिया जाए तो ये जल पर भी तैरने लगेगा शनि ग्रह, यानी शनि ग्रह का जो घनत्व जल से भी कम, अक्सर एग्जाम पूछता है। आगे हम इसमें देखेंगे कि जो आकार एवं बनावट की दृष्टि से जो पृथ्वी है यानी ये अर्थ जो है वह शुक्र ग्रह के समान है, यानी वीनस ये शुक्र ग्रह के समान है। इसलिए शुक्र को पृथ्वी की भग्नी ग्रह भी कहते हैं। यानी अपनी पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह यही शुक्र है, दूसरे नंबर पर मंगल है। पृथ्वी से जो दूरी के आधार पर देखें तो यह बुध जो है ये तीसरे स्थान पर है। इसके बाद ये चारों क्रम पर आते हैं, जबकि सूर्य की दूरी के हिसाब से ये सारे ग्रह दिखाए गए हैं इसमें। चलिए आगे अब चलते हैं। इसमें आप सूर्य के बारे में देखें कि सूर्य जो है जो सौरमंडल का जो केंद्र है, वह सौरमंडल का जो मेन पार्ट है सूर्य है। तो सूर्य को इसमें स्टार्ट करते हैं। सूर्य को देखें तो आयु लगभग 5 बिलियन वर्ष सूर्य की है। यह हाइड्रोजन में हीलियम गैस से बना। अक्सर एग्जाम पूछता है कि सूर्य में क्या है, तो हाइड्रोजन यानी H2 और हीलियम He जो है से ये हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस से सूर्य बने हैं। ऊर्जा की उत्पत्ति नाभ की संलयन या नाभ की विखंडन होता है। नाभ की विखंडन का मतलब उसमें न्यूट्रॉन की जो है बमबारी कराकर जो होते हैं वो भारी नाभिक को तोड़ दिया जाता है, तो विखंडन होता है। यानी तोड़ना, विखंडन। संलयन का मतलब जब हल्के नाभिक जैसे हाइड्रोजन के 2 समस्थानिकों को जोड़ करके यानी इसको संलयन कर दिया जाए और हीलियम के नाभिक बना दिया जाए, हीलियम का नाभिक का निर्माण कर दिया जाए, तो ये संलयन कहलाएगा। तो ऊर्जा का स्रोत है कि ऊर्जा की उत्पत्ति नाभ की संलयन से होती है। सूर्य की केंद्र का तापमान यानी सूर्य के केंद्र का तापमान लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, बहुत अत्यधिक होता है। सूर्य की बाह्य दीप्तिमान सतह को फोटोस्फीयर कहा जाता है। यानी फोटोस्फीयर क्या है, तो सूर्य की जो बाह्य दीप्तिमान सतह उसे फोटोस्फीयर कहा जाता है, जिसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस से इसमें सौर ज्वाला उत्पन्न होती है। सूर्य एक गैसीय गोला जिसमें, यानी सूर्य में है क्या, तो सूर्य एक गैसीय गोला जिसमें से 71% हाइड्रोजन है, सर्वाधिक हाइड्रोजन है, 26.5% हीलियम है और 2.5% में अन्य तत्व है। जबकि अपनी पृथ्वी पर हम देखते हैं तो यहाँ पृथ्वी पर सर्वाधिक जो गैसों में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन है, दूसरे स्थान पर ऑक्सीजन है, जबकि सूर्य पर सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन है।
यानी पृथ्वी की हमने सूर्य में देखा है, तो पृथ्वी को भी यहाँ देख लें। तो पृथ्वी में जो सर्वाधिक नाइट्रोजन है वह 78.07% नाइट्रोजन है, और ऑक्सीजन जो है 20.93%, यानी लगभग 21% ऑक्सीजन है। और कार्बन डाइऑक्साइड देखें पृथ्वी पर 0.03% है। यही ग्लोबल वार्मिंग कारण बढ़ने की वजह से जो होता है ग्लोबल वार्मिंग होता है, CFC जो गैसें होती हैं। और आर्गन देखें तो जो है ये 0.93% जो है वो आर्गन है, यानी अक्रिय गैसों में आर्गन पाया जाता है पृथ्वी की वायुमंडल में। चलिए आगे चलते हैं, ज़्यादा इसको विस्तार कर देंगे तो ज़्यादा विस्तार हो जाएगा। इसके बाद देखें जो घटनाएं होती हैं उपसौर और अपसौर। अक्सर एग्जाम पूछता है कि उपसौर कौन सी घटना है, अपसौर कौन सी है। तो ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की सबसे कम दूरी, यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जब सबसे कम हो जाती है तो यह घटना उपसौर कहलाती है। इस स्थिति 3 जनवरी को होती है, यानी 3 जनवरी की जो घटना होती है उपसौर को आपका होता है 3 जनवरी को होता है। और ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की सबसे कम दूरी को उपसौर कहते हैं। और अपसौर क्या होता है, ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की सबसे अधिक दूरी जब हो जाती है तो उसे अपसौर कहते हैं। और यह घटना 4 जुलाई को होती है। आज देखें तो 13 जून है। 13 जून का मतलब जून का महीना 30 का है, तो 17 दिन ये हो गया। 4 जुलाई का मतलब 4 जोड़ देते हैं तो 21 दिन बाद जो होगी ये घटना अपसौर की घटना होगी, आज से 21 दिन बाद। और देखें तो 4 जुलाई को जो होता है वह अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है। तो यह थोड़ी सी इसमें जानकारी ऐड कर दी। तो यह उपसौर और अपसौर को याद रखना है कि ये घटनाएं कब होती हैं और ये क्या है। इसके बाद अब 8 जो ग्रह हैं उनको बारी बारी से देख लें। सबसे पहले बुध ग्रह को देखते हैं। इसमें नोट्स में जो दिया गया उसमें देखें बुध ग्रह या मरकरी इसको कहते हैं। ये सूर्य के सबसे नजदीक स्थित था, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह। ध्यान देना है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह और सूर्य के सबसे नजदीक है। और पृथ्वी के देखें नजदीक में तीसरे क्रम पर है। सबसे पहले शुक्र, फिर मंगल, इसके बाद ये बुध ग्रह है। ये सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है। तापांतर अन्य ग्रहों के पीछे सर्वाधिक है, यानी 600 डिग्री सेल्सियस तापांतर है। रात में तापमान -173 डिग्री से दिन में 427 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/8वां भाग है, यानी पृथ्वी में जो है 8 बुध बनाए जा सकते हैं। यह प्रातः एवं शाम के तारे के रूप में वर्ष में 3 बार दिखाई पड़ता है, यानी इसे यह प्रातः तथा शाम के तारे के रूप में वर्ष में 3 बार ही दिखाई देता है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। कहने का ऐसा हुआ कि सूर्य निकलने के 2 घंटा पहले दिखाई पड़ता है, यानी सूर्योदय जो है सूर्योदय से 2 घंटा पहले दिखाई पड़ता है। यह बुध ग्रह सूर्य निकलने के 2 घंटा पहले दिखाई पड़ता है। विशिष्ट गुण यह है कि चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पाया जाता है। सौरमंडल का सर्वाधिक कच्ची गति वाला भी ग्रह यह है। यहाँ दिन अति गर्म और रातें काफी बर्फीली होती है। इसमें याद रखना है कि इसको यदि हम इस रूप में देखें तो यह प्रायः यह प्रातः एवं शाम के तारे के रूप में 3 बार वर्ष में 3 बार दिखाई देता है। लेकिन इसको जो है हम सांझ का तारा या भोर का तारा नहीं कहते हैं। इससे अगला जो आएगा शुक्र उसको कहा जाता है, क्योंकि ये वर्ष में 3 बार ही दिखाई देता है और सूर्य निकलने के 2 घंटा पहले दिखाई पड़ता है। और ऐसी घटना वर्ष में 3 ही बार होती है। इसके बाद देखें शुक्र जो ग्रह है यानी वीनस है, ये सूर्य से दूसरा निकटतम ग्रह है। पृथ्वी की जुड़वा बहन या भगनी कहा जाता है। ये सबसे चमकीला ग्रह है। इसके वायुमंडल में 97% कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस पाई जाती है। इसको भोर या संध्या का तारा भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे भोर या संध्या का तारा कहते हैं। इससे पृथ्वी की जुड़ाव बन करते हैं। एग्जाम पूछता है। इसका कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। इसकी परिक्रमण गति विपरीत दिशा में होती है, यानी क्लॉकवाइज। यानी अन्य ग्रहों में देखें 2 ग्रह जो है क्लॉकवाइज करते हैं और शेष 6 जो एंटी क्लॉकवाइज गति करते हैं। तो 2 ग्रह, एक आपका शुक्र हो गया और एक जो होता है अरुण होता है। अरुण एक क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त गति करते हैं। एक शुक्र हो गया, एक अरुण हो गया। ये जो है क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त गति करते हैं। शेष 6 जो एंटी क्लॉकवाइज या वामावर्त गति करते हैं। यानी क्लॉकवाइज का मतलब ये हुआ कि यहाँ जो सूर्य होगा, सूर्योदय जो होगा पश्चिम से निकलता प्रतीत होगा और सूर्यास्त जो होगा वो पूर्व में प्रतीत होगा। और यही पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह भी है, इस पर हमने चर्चा कर लिया। अगला देखें तो मंगल देखते हैं। मार्स है, इसको लाल ग्रह भी कहते हैं। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। इसकी सतह पर लाल रंग, यानी लाल ग्रह क्यों कहते हैं, रेड प्लैनेट क्यों कहते हैं, इसकी सतह पर लाल रंग जो होता है लौ ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। इस ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत जो है निक्स ओलंपिया है, यानी जो मंगल ग्रह पर सबसे ऊंचा पर्वत है उसका नाम निक्स ओलंपिया है। मंगल ग्रह के बारे में और जानकारी देखें तो यह पृथ्वी के समान, यानी यहाँ मंगल ग्रह पर पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं और इसका कक्षीय तल 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। इसके दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। ये अपनी दूरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाता है। तो हमने समझ लिया। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 687 दिन लगते हैं। और सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ज्वालामुखी यहाँ पर है और उस ज्वालामुखी का नाम है ओलिपस मेसी। एवं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, यानी सौरमंडल जो सोलर सिस्टम उसमें सबसे ऊंचा पर्वत यहीं पर है, उसका नाम निक्स ओलंपिया है, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक है। माउंट एवरेस्ट 8848 जो मीटर ऊंचाई है उससे 3 इसमें गुणा कर देंगे, इतना जो ऊंचा यह जो निक्स ओलंपिया है। इन सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत यही है या इसी ग्रह पर पाया जाता है। और हमने देखा था, हालांकि यहाँ पर भी अपडेट कर लेते हैं, तो इसमें ध्यान दें कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी इसरो जो था, यानी इसरो जो है वो अपना मंगलयान से मतलब MOM ये इसरो का मंगलयान था। मार्स ऑर्बिटर मिशन इसको कहते हैं। 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से ध्रुवीय अंतरिक्ष यान यानी कि यान से
LV-C-25 से प्रक्षेपित किया था और सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था। और भारत ऐसा करने वाला जो है, या इसरो ऐसा करने वाले भारतीय जो अंतरिक्ष एजेंसी है, या भारत जो ऐसा करने वाला चौथा सक्सेसफुल मार्स मिशन कंप्लीट करने वाला देश बना था। चलिए अब देख लेते हैं पृथ्वी ग्रह, यानी पृथ्वी देखें तो आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह के रूप में देख सकते हैं कि यहाँ ये 4 जो हैं ऐसे आकार में बड़े हैं। सबसे बड़ा जुपिटर है, फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस, नेपच्यून, फिर यहाँ पर जो आए आपका मार्स होगा सबसे 5वां सबसे बड़ा, और सबसे छोटा जो मरकरी है जो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। तो हम यहाँ देख रहे हैं पृथ्वी के बारे में देखें तो पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ये अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती हैं, यानी ये अपने अक्ष पर कहाँ से, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती हैं, यानी यह जो एंटी क्लॉकवाइज। पृथ्वी का अक्ष उससे कक्षा तल, पृथ्वी का अक्ष जो उसके कक्षा तल पर बने लंब से 23.5 डिग्री झुका हुआ है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा या मून है। पृथ्वी का रंग यहाँ उपस्थित पानी के कारण आकाश से नीला दिखाई पड़ता है, इसलिए इसको पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह है, यानी दूरी के हिसाब से पहला जो नज़दीक है वो बुध, फिर शुक्र, फिर तीसरा यह ग्रह है। पृथ्वी 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगा लेती हैं। यहाँ पृथ्वी जो है 24 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में अपना पूरा एक चक्कर, सूर्य का एक चक्कर नहीं, क्योंकि अपना एक चक्कर जो लगाते हैं इससे दिन रात होता है, और सूर्य का एक चक्कर लगाएंगे तो वो पूरा एक वर्ष होगा। ऋतु में परिवर्तन होते हैं। पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है, घूर्णन एवं परिक्रमण गति। घूर्णन गति जो होती है यही पृथ्वी का अपनी गति है, जो कि 24 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। परिक्रमण गति जो होती है सूर्य के प्रति होती है, जो 365 दिन में करती हैं, जो लीप ईयर नहीं होता 365 वर्ष में, जबकि यही 4 सेकंड जो आगे बढ़ करके जो है 365 दिन जो है आपका 366 दिन में, यानी लीप ईयर में प्रत्येक 4 वर्ष पर बदल जाता है। तो यहाँ इसको हम विस्तार नहीं करते हैं। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ये घूर्णन है, जो इसका यह समय कहलाता है। जबकि सूर्य के चारों एक स्थित कक्ष में पृथ्वी की गति परिक्रमण रिवोल्यूशन कहते हैं। इन दोनों की गतियों के कारण दिन रात, यानी घूर्णन के कारण दिन रात होता है, जबकि इस परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है। यह ध्यान देना है कि अभी तक पृथ्वी एकमात्र सौरमंडल का ग्रह है जिस पर जीवन की प्रमाण मिला है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दृष्टिकोण से, कि सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा जो स्टार है प्रोक्सिमा सेंचुरी है। अब इसमें देखें तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी भी मंगल ग्रह पर स्थित है, इसको हमने देख लिया। यह अपनी धुरी पर लगभग पृथ्वी के घूर्णन गति के बराबर होता है, यानी ये मंगल ग्रह के बारे में ही जानकारी यहाँ पर छोड़ दिया था। तो मंगल ग्रह में ये सारी जानकारी थी, इसको हमने देख लिया था, यानी यहाँ से मंगल ग्रह, फिर इसके बाद ये यहाँ पर लाया है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपिस मंगल ग्रह पर है, यानी ओलिपस मेसी भी मंगल ग्रह पर है। यह अपनी धुरी पर लगभग पृथ्वी घूर्णन गति से बराबर करता है। नोट, मंगल ग्रह पर भेजे गए प्रमुख मिशन देखें तो सोवियत संघ मार्स 3 भेजा था, अमेरिका का मार्स पथ फाइंडर है, और स्पिरिट रोवर है, अपॉर्चुनिटी रोवर है, और क्यूरियोसिटी रोवर, ये जो अमेरिका द्वारा भेजा गया, नासा द्वारा भेजा गया था। भारत का मंगलयान था, इस पर चर्चा कर लिया था, मॉम था, EMOM मार्स ऑर्बिटर मिशन था। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मार्स एक्सप्रेशन मिशन था। IUE का होप मिशन है, यानी भारत ऐसा करने वाला चौथा जो है देश, या इसरो चौथा एजेंसी बनी थी। तो ये मंगल ग्रह के बारे में। इसके बाद बृहस्पति को देख लेते हैं। बृहस्पति देखें, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति मुख्यतः हाइड्रोजन एवं हीलियम का बना, जैसे सूर्य बने वैसे ये भी हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ है। बृहस्पति के ज्ञात उपग्रहों में गैलीमेड, कैलिस्ट्रो, एओ एवं यूरोपा है। गैलीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, यानी गैलीमेड जो सौरमंडल का मतलब ये 8 ग्रह जो हैं वो सौरमंडल में शामिल है, सूर्य भी शामिल है। तो गैलीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, जो कि बृहस्पति पर है। इसके उपग्रहों की संख्या 79 है। पलायन वेग यहाँ सर्वाधिक है। पलायन वेग सर्वाधिक होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ भी कोई भी गैस ठहर नहीं सकती, यानी वह गैस जो होगी इससे पलायन कर जाएगी पलायन वेग के अंतर्गत। जैसे कि हम जानते हैं पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, यानी कहने का असर कोई वस्तु पृथ्वी से 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर की वेग से फेंक दी जाए तो पृथ्वी पर लौट कर वो वस्तु वापस नहीं आएगी, अर्थात पलायित कर जाएगी। तो यहाँ पलायन वेग सर्वाधिक होने की वजह से हर एक गैस से सर्वाधिक है। तो हम देख रहे हैं यह जो है बृहस्पति, तो अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटा, यानी अपनी धुरी जो घूर्णन ये 10 घंटा में ही जो है ये पूरा कर लेता है, जो है बृहस्पति है, या सबसे कम समय। सूर्य की परिक्रमा करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, सूर्य की परिक्रमा करने से 12 वर्ष का समय लगता है। और इस सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह हमने देख लिया, इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटे लगते हैं, सबसे कम है। सभी में सबसे कम यही अपनी परिक्रमा कर लेता है अपनी धुरी पर, और सूर्य परिक्रमा 12 वर्ष लगते हैं। इसका उपग्रह गैनीमेड सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है, इसका रंग पीला होता है। अब अरुण को देख लेते हैं। अरुण यानी यूरेनस को, इसकी खोजकर्ता यानी इसका खोज जो किए थे वो विलियम हर्शेल किए थे, यानी खोजकर्ता जो है अरुण के विलियम हर्शेल 1781 में कर दिए थे। आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, उपनाम इसका लेटा हुआ ग्रह, अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन एवं अमोनिया गैस मिलती है। यहाँ पर इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया गैस मिलती है। उपग्रहों की संख्या इसके 27। टाइटेनिया सबसे बड़ा उपग्रह है यूरेनस यानी अरुण पर।
अब देखते हैं शनि सैटर्न, ये आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, यानी यह बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। ये आकाश में पीले तारे के समान नजर आता है। सर्वाधिक उपग्रह 82 वाला ये उपग्रह है। यानी उपग्रहों को अपडेट करें तो वर्तमान में देखें जो सबसे अधिक जो उपग्रह है वो शनि पर हो चुके हैं, और वर्तमान में यह देखें तो 112 से ज़्यादा हो चुके हैं शनि ग्रह पर, और इसमें भी 100 के आसपास 96-97 है। इसको अपडेट पूर्व कलेक्शन में किया गया है। यहाँ पर याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो ग्रह शनि के वर्तमान में हैं, और दूसरा सबसे ज़्यादा जो है वो बृहस्पति पर है। बृहस्पति में 100 के आसपास है, और ये 100 से ज़्यादा इसमें उपग्रह वर्तमान में खोजे जा चुके हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका प्रमुख उपग्रह टाइटन है। इस पर नाइट्रोजन युक्त वायुमंडल है। इसका घनत्व तो सभी ग्रहों एवं जल से भी कम है, अर्थात ये जल पर भी तैरेगा शनि जो सैटर्न है। आखिरी देखें ये जो उपग्रह 8 उसमें आपका नेपच्यून आता है। खोजकर्ता गोहान गाले 1886 में कर दिए थे। वायुमंडल में उपस्थित गैस से इसमें 80% हाइड्रोजन है, 19% हीलियम मीथेन है। इसका उपग्रह टिट्रान है। इसके वायुमंडल का रंग हरा, इससे हरा ग्रह भी कहते हैं। वरुण को जो है हरा ग्रह, से पृथ्वी नीला ग्रह है, और यह जो आपका लेटा हुआ ग्रह वरुण है, और पीला ग्रह जो आपका है यह शनि है। चलिए जल्दी से चंद्रमा यानी पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह चंद्रमा, उसको जल्दी से देख लेते हैं। तो ये मून है, यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता, किंतु ये सूर्य के प्रकाश चमकता है। चंद्रमा का वायुमंडल नहीं है, यानी वहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है, क्योंकि इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति गैसों को बनाए रखने में असमर्थ है। यानी यहाँ पलायन वेग सर्वाधिक, पलायन वेग जो है वह जो है गैसों से बहुत कम है, अर्थात गैसें इसको छोड़कर चले जाते हैं। जबकि हमने देखा सबसे ज़्यादा पलायन वेग जो था वो बृहस्पति का था, यानी यहाँ गैसें रुकी रहेंगी, यानी गैसीय पिंड एक गोला है सबसे बड़ा, और यहाँ पलायन वेग चंद्रमा पर कम होता है। जो गैसें हैं आवश्यक गैसें उनसे बहुत कम होता है पलायन वेग, अर्थात जो गैसें इसमें छोड़कर वायुमंडल को चले जाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं यह है चंद्रमा का वायुमंडल, क्योंकि इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति गैसों को बनाए रखने में असमर्थ है। चंद्रमा का घूर्णन और परिक्रमण काल समान होता है, यानी घूर्णन अपने अक्ष पर घूमना और परिक्रमण काल का मतलब पृथ्वी का चक्कर लगाना, दोनों समान है। 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में जो होने के कारण चंद्रमा का केवल आधा भाग यानी 59% भाग ही सदैव पृथ्वी को रहता है, से खास का डार्क होता है। यानी अपनी धुरी पर घूमने में और पृथ्वी का चक्कर लगाने में इनको इतना समय लगता है चंद्रमा को, यानी 27 दिन। और ये जो है चंद्र दिवस के रूप में होता है, यानी जो ये हमारे यहाँ जो हिंदी महीने वो चंद्र दिवस पर ही मनाए गए। जैसे अभी देखें तो आषाढ़ का महीना शुरू, ज्येष्ठ के बाद आषाढ़ आता है, फिर इसके बाद सावन भादो इत्यादि आएंगे, वो चंद्र दिवस पर है, यानी इसमें 28 या 30 ऐसे होते हैं। जबकि जो सौर दिवस होते हैं जो अंग्रेजी महीने हैं, जैसे कि देखें ये जून है, तो वो सौर दिवस पर आधारित होते हैं। तो चंद्रमा केवल आधा भाग दिखाई देने के कारण यही हो कि इसका घूर्णन और परिक्रमण काल समान होता है, इतने समय गलत है। चंद्रमा की सतह पर पहली बार कदम रखने वाले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे और सर एडविन एल्ड्रिन थे। पहले या थे दूसरे थे। 21 जुलाई 1969 को अपोलो 11 यान से ये गए थे चंद्रमा पर। यह अमेरिकी नागरिक थे, यानी अमेरिका ने भेजा था इस मिशन को। चंद्रमा का पिछला भाग या धूल के दौरान, चंद्रमा का पिछले भाग या धूल के मैदान को शांति सागर यानी पीस सी कहा जाता है। चंद्रमा का उच्चतम पर्वत जो है लिबनिट्स पर्वत है, और इसकी ऊंचाई देखें तो 10,668 मीटर है, यानी ये एवरेस्ट से भी ज़्यादा है। सुपरमून, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है तो सुपरमून घटना कहते हैं। ब्लू मून, जब एक कैलेंडर में 2 पूर्णिमाएँ होती हैं, यानी नियमतः जो एक ही पूर्णिमा होती है, लेकिन जब 2 पूर्णिमाएँ एक कैलेंडर में आ जाए, यानी एक कैलेंडर माह में आ जाए, तो ब्लू मून की घटना, दूसरा जो पूर्णिमा होती है उसे ब्लू मून कहते हैं। सुपर मून को देख लिया सबसे नज़दीक, जब चंद्रमा पृथ्वी सबसे नज़दीक होता था तो काफ़ी चमकदार हो जाता है चंद्रमा, तो वह जो होता है वो सुपर मून की घटना कहलाती है। अभी हमने देखा कि जो भारत है उसने 2024 में जो है चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक जो है वो पृथ्वी के जो डार्क साइड है, जो उसका भाग नहीं दिखाई देता है, दिखाई कितना देता है 59% भाग दिखाता है, शेष देखें 41% नहीं दिखाया। यहाँ पर जो है अपना चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक जो सॉफ्ट लैंडिंग कराया था भारत, और भारत जो है चंद्रयान 4 की भी घोषणा कर चुका है। उस पर हम समसामयिक रूप से चर्चा विस्तार कर चुके हैं पूर्व लेक्चर में। अब देखें तो प्लूटो के बारे में देखें तो इसको ग्रह माना जाता था, यानी इसको पहले ग्रह माना जाता था, परंतु इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि प्लूटो ग्रह की श्रेणी में होने के लिए सभी उत्तरदायी शर्तों को पूरी नहीं करता है, अतः इसे बौने ग्रह की श्रेणी में सम्मिलित कर लिया गया। यानी यह बौना ग्रह वर्तमान में, पहले यह ग्रह की श्रेणी में था। कब से इसको बौना बना दिया गया? अगस्त 2006 से। चंद्रग्रहण देखें, लूनर इक्लिप्स कब होता है? जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पड़ती है तो उसे चंद्रग्रहण कहते हैं। यानी कहने का आशय हुआ कि पृथ्वी सूर्य हो गए और यह चंद्रमा हो गए, और इनके बीच में जो पृथ्वी जब आ जाती है तो चंद्रग्रहण बनता है। नहीं, चंद्रमा और सूर्य के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो चंद्रग्रहण घटना कहलाती है। और चंद्रग्रहण देखें तो हमेशा पूर्णिमा को होती है, यानी फुल मून को होती है। जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पड़ती है उसे चंद्रग्रहण कहते हैं। स्थिति तब बनती है सूर्य और चंद्रमा की पृथ्वी आ जाती है, ये तीनों एक सीधी रेखा में हो जाते हैं। इसकी स्थिति पूर्णिमा को होती है, परंतु सभी पूर्णिमाओं को नहीं होती है। यानी पूर्णिमा को चंद्रग्रहण हमेशा पूर्णिमा को ही लगेगा, लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं लगेगा, जिसके कारण पृथ्वी के सापेक्ष चंद्रमा का 5% झुकाव होना है। यानी जिसके कारण पृथ्वी के सापेक्ष चंद्रमा का जो है कितना झुकाव है? 5%, ये कारण है। तो 3 तरह के चंद्रग्रहण होते हैं, देख सकते हैं, यानी सूर्य है और ये पृथ्वी है, इनके चंद्रमा के बीच में आ गए,
चंद्रमा की जो है ये कलाएँ हैं। तो चंद्रमा की छाया, पृथ्वी की छाया देख सकते हैं चंद्रमा किस प्रकार से पड़ रही हैं। तो यह माध्य चंद्रग्रहण की घटना यह होती है। आंशिक चंद्रग्रहण यह होता है। पूर्ण चंद्रग्रहण यह होता है कि पृथ्वी की जो है ये देख सकते हैं पूरी की पूरी जो है छाया चंद्रमा पड़े, इस आंशिक चंद्रग्रहण, और मध्य चंद्रग्रहण यह होता है। तो ये 3 तरह की जो होती है चंद्रग्रहण, एक आपका मध्य, फिर आंशिक है, पूर्ण चंद्रग्रहण है। इसके बाद सूर्य ग्रहण की घटना आती है, इस पर समझ लेते हैं। सूर्य ग्रहण सोलर इलिप्स का बनता है। यह हमेशा ध्यान रखना है कि यह फर्स्ट मून, यानी जो अमावस्या होता है उसको फर्स्ट मून कहते हैं। यानी ये पहला मून जो उदय होता है वह अमावस्या के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में इसको फर्स्ट मून कहते हैं। या सॉरी, न्यू मून, यानी न्यू मून जो शुरू होता है वो अमावस्या से होता है। और पूर्णिमा को हम कहते हैं फुल मून कहते हैं। तो सूर्य ग्रहण सोलर इलिप्स कब बनता है? सूर्य हो गया और पृथ्वी, इसके बीच में चंद्रमा का आ जाना, क्योंकि इन दोनों के सापेक्ष जो है, इन दोनों के सापेक्ष सूर्य और चंद्रमा के सापेक्ष जो है, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के सापेक्ष सूर्य स्थित है। हालांकि सूर्य वैसे भी स्थिर नहीं है, लेकिन इन दोनों के सापेक्ष स्थिर है। तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। यह घटना अमावस्या का मतलब न्यू मून, नया मून जब आता है उसी दिन होगी। वर्ष में न्यूनतम 2 तो अधिकतम 5 सूर्य ग्रहण हो सकते हैं, यानी एक वर्ष में न्यूनतम 2 तो अधिकतम 5 सूर्य ग्रहण हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट संक्रांति होती है। सूर्य की संक्रांति क्या होती है? सूर्य के उत्तरायण दक्षिणायन की सीमा को संक्रांति कहते हैं। कर्क संक्रांति क्या होती है? हमने सूर्य पर देखा था कि ये 0 डिग्री सेल्सियस की रेखा है, या इसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। ये 23.5 डिग्री ऊपर जो होगी कर्क रेखा, नीचे 23.5 डिग्री जो होगी वो मकर रेखा। कर्क संक्रांति यानी इस कर्क रेखा पर सूर्य चमकते हैं। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। जैसे आज देखें तो 13 जून है, आज से 8 दिन बाद जो होगा 21 जून होगा, जिस दिन विश्व योग दिवस मनाया जाएगा पूरे विश्व में भारत की पहल के आधार पर। तो 21 जून को कर्क संक्रांति होगी। यह देखें तो हम लोग उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। इसके बाद जो होगा दिन कम होता जाएगा। मकर संक्रांति कब बनती है? 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, नीचे वाले भाग पर जो है वो लंबवत होती है, इसे मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, यानी इस दिन दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होने का मतलब उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। और यहाँ जब कर संक्रांति होती है तो इसमें उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, इसका उल्टा कर सकते हैं कि दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा यहाँ पर। इसके बाद जो होते हैं, यानी घटना 23 सितंबर, शरद विषुवत, 21 मार्च बसंत विषुवत पर संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं, क्योंकि सूर्य इस दिन देखें तो वो विषुवत रेखा पर चमकते हैं। कब? 2 बार, क्योंकि एक बार यहाँ से लौटते समय रहेंगे, एक बार इधर से लौटते समय, 2 बार घटनाओं में। जब इधर से लौटेंगे तो वह घटना जो होगी 23 सितंबर होगा, क्योंकि 21 जून को वो पहुँच चुके हैं। इसके बाद सितंबर ही आएगा। तो जब इधर से लौटते हैं यानी उत्तरी गोलार्ध से लौटते हैं तो 23 सितंबर को चमकते हैं, और जब वो दक्षिणी गोलार्ध से लौटते हैं तो 21 मार्च को पहुंचते हैं कर्क रेखा चमकने में। 2 बार जो है चमकते हैं। तो यहाँ 2 बार जो है संपूर्ण दिन रात बराबर होते हैं। कब? 23 सितंबर को विषुवत वृत्तकरण, और 21 मार्च को बसंत ऋतु के दिन पर।